तो आज प्रोग्राम में 3-4 बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 190 मिलियन पाउंड्स जो बरतानिया से पाकिस्तान आए बहरिया टॉन के हवाले से, वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बोझ है। बोझ इसलिए है कि ये वो पैसा था जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और पकड़ के रियासत पाकिस्तान को पैसा वापस किया। इट बिलोंग्स टू पाकिस्तानी पीपल, लोग पाकिस्तानी अवाम का वो पैसा था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में एक अरेंजमेंट किया गया बहरिया टाउन के रियाज मलिक के साथ, जिसकी पूरी तफसीलात आज तक मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं लेकिन अभी भी समझने से कासिर हूँ कि उस वक्त शहजाद अकबर ने कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग NCA से की थी जिसकी बिना पे ऊपर ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में दे दिया गया जहाँ रियाज मलिक ने वो पैसा जमा करवाना था, जो उसके ऊपर 460 अरब का फ़ाइन था जो उसने सेटलमेंट करनी थी बहरिया टाउन कराची की। उसके एवज़ ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए और सुप्रीम कोर्ट कसूरवार इसलिए थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछे बगैर कि ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या पाकिस्तानी रियासत का है, सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद करके उस अकाउंट में ये पैसा कैसे जमा होने दिया। मैंने उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे जर्नलिस्ट, उनको कहा कि जाके मुतल्लिका जजेस से ये सवाल पूछें, ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, उन्होंने कैसे आंखें बंद करके इस पैसे को वसूल कर लिया। लेकिन मैं उन जजेस का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ पंजाबी में जिस तरह कहते हैं सानू की, वो सानू की वाला रिस्पॉन्स ही मेरे तक पहुंचा और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जज का ये रिस्पॉन्स है तो बाकी किसी का क्या होगा। अभी से थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक हुक्मनामा पास किया है, पूरी तफसील आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 65 अरब रुपया उस अकाउंट में जमा हुआ है जहाँ सेटलमेंट होनी थी। उस 65 अरब में से 35 अरब वो है जो 190 मिलियन पाउंड की शक्ल में बरतानिया से पाकिस्तान आया। उन्होंने हुक्म दिया है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए। ये दुरुस्त फैसला है कि इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये किसी की प्राइवेट मनी नहीं है। तो वो 35 अरब या 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी ने पहले एसेट फ्रीज़ किए, फिर एसेट को अनफ्रीज़ करने का ऑर्डर पास किया, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद जो शहजाद अकबर और रियाज मलिक या NCA के माबैन थी, जिसकी पूरी तफसील आज तक हमें मालूम नहीं, क्योंकि कहा यह गया कि कैबिनेट में एक बंद लिफाफे की शक्ल में उसको इंडोर्स किया गया था। तो वो 35 अरब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को पैसा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने अकाउंट में वो रखने की मजाज नहीं होगी। दूसरा जो हुक्मनामा है उसका हिस्सा ये है कि 65 अरब में से जो बाकी की रकम है, बाकी का पैसा जाएगा सिंध हुकूमत को। तो सिंध हुकूमत असल उसकी मालिक इसलिए है कि वहाँ जो मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी की या बाकी ज़मीनें जो बहरिया टाउन के पास आई वो सिंध हुकूमत की या सिंध के अवाम की मलकियत है, तो सिंध उसका बेनिफिशरी होगा। आज तीसरी एक रिपोर्ट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पता करें कि पूरी ज़मीन बहरिया टाउन को दी गई है या उसके एग्रीमेंट या सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से कम दी गई है। तो पता चला 3000 एकड़ से ज़ायद इजाफी ज़मीन बहरिया टाउन कराची के ज़ेर इस्तेमाल है। तो ये इतना बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर एक इशू है जिसको एड्रेस करते हुए हमारे जजेस, जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट सबकी टांगें कांपती हैं। अफसोसनाक पहलू है, लेकिन आई होप कि इंसाफ हो, किसी से ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ हो शफाफियत के साथ, जिसकी पूरी तफसील पाकिस्तानी कौम को बताई जाए। आज दूसरा हुक्मनामा जो सुप्रीम कोर्ट का है वो जस्टिस अतन मनिल्ला का एक इजाफी नोट है जो इलेक्शन के हवाले से आया, और मुझे लगता है कि जस्टिस अतन मनिल्ला अपनी जो उनकी एक रिप्यूट है उसके बिल्कुल मुताबिक उन्होंने हुक्मनामा दिया और उनकी बहुत अच्छी शोहरत है इंसानी हकूक़ के हवाले से। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इश्यूज़ हों, फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज़ हों, या पाकिस्तान में जमहूरी कदरों के लिए खड़ा होने की बात हो, तो 2-3 बंदे हैं जिनका मैं बड़ी कदर करता हूं, जिसमें जस्टिस अतन मनिल्ला हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। ये लोग हक सच की बात करते हैं। तो आज उनका जो नोट है मैं उसमें से 3-4 नुकात पढ़ूंगा। बड़ा लंबा नोट है, मेरे ख्याल में सबको पढ़ना चाहिए, ख़ासतौर पर सियासी जो कारकुन है ना, उन सारों को उनके वो 41 पेज का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह की वायलेशन हुई हैं। वो कहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। ये इतनी बड़ी एक बेसिक स्टेटमेंट है ना कि आप इंतखाबात को डिले करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया, जो सिर्फ एक आमिर करता है पाकिस्तान में। वैसे कोई जमहूरी तरीका नहीं है कि आइन को सस्पेंड कर दें। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट और बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। इलेक्शन में 90 दिन से ऊपर एक दिन की ताख़ीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। रियासत 90 दिन से ज़्यादा तक मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर ख़ुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया।
इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार था। इंतखाबी अमल से अवाम को बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। ये भी एक बेसिकली असूल वज़ा कर रही है कि निगरान हुकूमत जो आइनी मुद्दत से ऊपर है वो फिर रहने का उसका जवाज़ ख़त्म हो जाता है। आई होप कि कोई इस ऑर्डर को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जाए और पूछे कि अब आइनी जो निगरान हुकूमतें हैं अब उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि वो तो सारी अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज़ कर चुकी हैं। आगे जाके ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। शफाफ इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख ना देकर आइनी खिलाफवर्जी की। KP और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आइनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की। इससे जो अगला ऑर्डर का हिस्सा है, आधा हिस्सा तो इलेक्शन के ऊपर और उसके जो तरीक़ाकार की खिलाफवर्जियाँ हैं उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। इससे आगे जाके वो जजों और जर्नलों के रोल के ऊपर आते हैं और वो भी बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं इस अदालत ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत तश्कील दिया और अफसोसनाक पहलू है कि आज तक वो नज़रिया ज़रूरत किसी न किसी जज ने इस्तेमाल किया। ये मैं कह रहा हूँ कि आज तक किसी न किसी जज ने हर सूरत में इस्तेमाल किया। इवन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल दे दिए थे कि आइन में जितनी तरमीम करनी है वो भी कर लो। तो नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान को कमज़ोर करने और खोखला करने के मुतरादिफ है। जज साहब कहते हैं कि मार्शल्ला को कानूनी हैसियत देने की बुनियाद इसी अदालत ने रखी। मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक है। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ने का अमल दुरुस्त करार दिया। अदालतों ने जनरल ज़ियाउल हक की संगीन खिलाफ वर्जी को कानूनी हैसियत दी। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौजी बगावत से मार्शल्ला लगाया। परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सज़ाए मौत सुनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में खुसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इससे बड़ा मजाक भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। आइन के गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर इस दुनिया से कूच कर गए। कोई भी जज एहतसाब और कानून से बालातर नहीं है। गैर मुंतखब निगरानों के ज़रिए हुकूमत चलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी इमरान खान के ऊपर इस वक्त तो लटकती हुई तलवार है, लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक डायरेक्शन मुतय्यन करेगा। डायरेक्शन ये होगी कि वो जो सेटलमेंट डीड थी 190 मिलियन पाउंड की, वो थी गलत। भी पैसा था ही रियासत पाकिस्तान का। आज इस हुक्मनामे ने तो वो असूल ही वज़ा कर दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो वहाँ पर ये केस चलाया था वो किस बुनियाद के ऊपर हुआ था। पहले सवाल का जवाब दिया जाए कि 50 मिलियन जो पाउंड थे, ठीक है जी, वो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी ली गई थी 50 मिलियन पाउंड की, जो मलक रियाज ने यानी कि जो बैरियर टाउन ने ली थी, किससे ली थी? हसन नवाज से। तो सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दामों जो ली गई उसके ऊपर जो है क्या इनको शामिल किया गया इस केस के अंदर? वो खुद से शामिल हो जाएगा जहाँ गलत काम होगा। देखिए ना, एक तो 190 मिलियन पाउंड का सवाल देना है। आप ये देखें कि यही नैब 2020 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर खुशियां मना चुका है कि पाकिस्तान को ने पैसा जो है वो रिकवर कर लिया। 190 पाउंड की इम्प्लीकेशन बता दें पहले, फिर बाकी इश्यूज भी साथ शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, ये केस इस वक्त नैब के सामने, अदालतों के सामने बिल्कुल है जी। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है ये पैसा रियासत पाकिस्तान का है। तो वो जो डील साइन की थी, जो भी डीड अरेंजमेंट था बिटवीन NCA एंड एसेट रिकवरी यूनिट ऑफ शहजाद अकबर, वो आज सारा गैर कानूनी हो गया। ये पैसा रियासत पाकिस्तान को गया, सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट से निकल गया। देखें, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी। अगर ये कोर्ट के अंदर केस लड़ा जाता, जो कि पहले भी ये बाकायदा तौर पर कैबिनेट में डिस्कस हुई चीज़ कि अगर हम ये केस लड़ते हैं तो 100 मिलियन पाउंड से ज़्यादा जो है रकम हमारी केसेस के ऊपर लगी और उसके अंदर तो हमें अब क्या फाइनल नहीं है। हमें क्या मिला? हमारे पाकिस्तान में पैसा है ना। किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इमरान खान को मिला है। किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट किसको मिला? नो, बीइंग अ लॉयर यू शुड बी ऑनेस्ट टू टेल दैट मनी गोज टू रियाज मलिक, और उसकी जो एक सेटलमेंट थी उसके अगेंस्ट उसने आपने फाइन की। मुझे 190 रुपए का जुर्माना है तो मैंने उससे 190 रुपए का जुर्माना दे दिया। जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको नजर आएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाया गया है उसके मुताबिक ये बात शो हो गई है कि वो जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट है। प्राइवेट कोई तो गया है, वो रियासत पाकिस्तान को थोड़ी प्राइवेट मैं क्या कह रहा हूँ? प्राइवेट अकाउंट मलक रियाज का। ऑनेस्टी की इससे बड़ी मिसाल, बदतरीन डॉक्यूमेंटेड मिसाल अगर देनी है, बाकी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर मोटरवे बनी या मेट्रो बनी, किसी ने कमीशन खा ली ना तो कुगी मार के किसी ने पैसा नहीं वसूल किया हुआ। इसमें कुगी मार के 190 मिलियन पाउंड है, वो भी आपको पता है। 190 मिलियन पाउंड साइंड डील के तहत पैसा जो था इधर से आया, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा था उसको दे दिया। ये लो भाई जाके सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट हुई। अगर केस करते बदतरीन हार जाते तो वहां पर रहते। ये बदतरीन करप्शन की एग्जांपल, जुबानी अगर कह देना सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट नहीं, उस वक्त के वो जो जजेस जिन्होंने इस पे आंखें बांध रखी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की वो फिगर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिनको मालूम था कि डील की तफसीलात क्या है, बशमूल दैट पर्सन
ये सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके। और उस वक्त की नैब जो दुनिया के हर काम में नाक फंसाने आ जाती है, लेकिन इस मामले में आंखें नहीं उसकी बंद सर, थी। देखें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी वहाँ पर रकम जो है इन्वर्ट होती है, वो यही तस्वर किया जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम में शो होती है। कैसे